हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास कहते हैं। इतिहास का एक ही वीडियो में प्रयास करते हैं सभी सब्जेक्टिव यानी लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न को पढ़ ले। और यदि आप इस वीडियो में पूरा रुक जाते हैं तो आप जान लीजिए कि आपको एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर ध्यान से ये समझ लेते तो शायद एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे अंतिम अभी तक यदि आप नहीं पढ़े हैं, एक भी दिन नहीं पढ़े हैं, परीक्षा का बस 1 से 2 दिन बाकी है या अभी से लास्ट मान लीजिए 1 दिन बाकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, एक बार रुक जाइए प्लीज़ और एक बार समझ कर देखिए। यदि नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राष्ट्रवाद क्या है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? राष्ट्रवाद क्या है? तो हम बतलाएंगे अपने राष्ट्र या देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र मतलब क्या? अपने देश, कोई जिस देश में रहते हैं तो कहेंगे अपने देश के, अपने राष्ट्र या देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। कहेंगे यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता की वाहक बनाती है। मतलब यह एक ऐसी भावना होता है, राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना होता है जो किसी भी समाज में रहने वाले, मतलब किसी भी भौगोलिक कहते हैं, भौगोलिक मतलब किसी भी क्षेत्र या सांस्कृतिक में और सामाजिक परिवेश में कहीं भी रहने वाले लोगों को क्या करती है? एकता का वाहक बनाती है, मतलब एक करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। मतलब 1848 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, जिसको फ्रांसीसी क्रांति कहते, उसका क्या कारण था? तो हम ये बतलाएंगे कि इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। मतलब 1848 ईस्वी में जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो कौन था? तो लुई फिलिप। क्यों? तो कहेंगे कि इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण लुई फिलिप की नीति, मतलब वो जिस तरह की नीति चलाता था, जिसके कारण वहाँ की जनता उसके प्रति क्या रहता था? असंतोष रहता था, मतलब जनता खुश नहीं रहता था और वह जनता के तत्कालीन समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा। मतलब जनता के कोई भी समस्या था जिसको वो समझाने में असमर्थ रहा, मतलब नहीं समझा पाया यानी नहीं सुलझा सका। ठीक है, जिसके कारण क्रांति हुआ, वहाँ के लोग जिसके कारण क्या कर दिया? क्रांति कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। अब आगे सुनिए, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मेजनी कौन था। तो हम ये बतलाएंगे कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा सेनापति भी था। मतलब मेजनी साहित्यकार था, साहित्यकार जो कुछ लिखा करता था, रचना किया करता था। ठीक है, तो कहेंगे मेजनी साहित्यकार। उसके बाद गणतांत्रिक विचारों का समर्थन। गणतांत्रिक विचार मतलब जहाँ पर जनता के द्वारा शासन किया जाता है, या जनता की गण मतलब क्या होता है? व्यक्ति, और तंत्र मतलब शासन। तो कहा था जहाँ पर जनता के द्वारा ही शासन किया जाता है, लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो उसका वो क्या करता था? समर्थन करता था। तथा सेनापति भी था। वह क्या था? सेनापति भी था। और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली मतलब इटली के जो था उसको क्या करने में? तो एकीकरण में मतलब सभी को एक करने में भूमिका निभाई। और इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल, मतलब इटली में ही जिसको बोलते हैं राष्ट्रवादियों के गुप्त दल यानी कार्बोनरी का सदस्य भी था। मतलब गुप्त दल यानी जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम था? कार्बोनरी, उसका सदस्य भी था। मेजनी जो था यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का भी संस्थापक था। क्या था? तो हम बतलाएंगे मेजनी यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक भी था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए मेजनी कौन, मतलब किस, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक कौन था, तो आपको बतलाना है मेजनी। ठीक है,
अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अक्टूबर क्रांति क्या है। आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर की क्रांति क्या है। तो हम ये बतलाएंगे कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बल्शेविकों ने क्रेस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। मतलब कब, 7 अक्टूबर 1917 ईस्वी को बल्शेविकों ने क्या किया था, क्रेस्की सरकार का तख्ता पलट दिया। तख्ता पलट दिया मतलब शासन को ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है। और रूस पर क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। वो रूस पर क्या कर लिया, अधिकार जमा लिया। यह नवंबर में हुआ था। यह कब हुआ था, नवंबर में हुआ था। किंतु मतलब कहेंगे, किंतु रूसी कैलेंडर हुआ था नवंबर में, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर में हुआ था, जिस कारण से अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति के नाम से। फिर से सुनिए, कहता है अक्टूबर क्रांति क्या है, तो बतलाएंगे 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बल्शेविकों ने क्रेस्की सरकार का तख्ता पलट दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। यह नवंबर में हुई थी, किंतु रूस कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर में हुआ, जिस कारण से इसे किस क्रांति के नाम से जाना जाता है, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देख लीजिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है खूनी रविवार क्या है। तो हम ये बतलाएंगे कि खूनी रविवार क्या है। तो बतलाएंगे 1905 ईस्वी में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से युद्ध में पराजित हो गया। खूनी रविवार पूछा जाएगा क्या होता है, तो हम क्या बतलाएंगे, हम ये कहेंगे कि 1905 ईस्वी में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से क्या हो गया, युद्ध में पराजित हो गया, मतलब हार गया, जिसके कारण वहाँ की जनता ने क्रांति कर दिया। अब मान लेते हैं कि किसी का राजा हार जाता है तो वहाँ की जनता दुखी होता है, नाराज होता है। तो यहाँ पर सुन लीजिए 1905 ईस्वी में रूस एशिया के एक छोटा सा देश जापान से क्या हो गया, युद्ध में हार गए यानी पराजित हो गया, जिसके कारण वहाँ की जनता ने क्रांति कर दी, अपने ही शासक के प्रति क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। और 9 जनवरी कब, तो 9 जनवरी और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी, 9 जनवरी को वो क्या किया, मतलब 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक बहुत बड़ा समूह सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर रोटी दो मतलब रोटी दो का मतलब होता है काम दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, लेकिन जार की सेना ने उन निहत्थों लोगों पर क्या कर दिया, गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और वहाँ खून ही खून फैल गया। उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहा गया। क्या नाम दिया गया इसे, इसलिए क्या कहा गया, खूनी रविवार कहा गया। ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन सुनिए। इतना जान लीजिए कि ये पूरा याद नहीं रहेगा ना, तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी में एक मतलब रूस एक मतलब क्या बतलाएंगे कि 9 जनवरी 19 हम ये बतलाएंगे कि 1905 ईस्वी में एशिया के एक छोटे से देश जापान से युद्ध में रूस न हार गया था। तो हम बतलाएंगे 1905 ईस्वी में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से युद्ध में पराजित हो गया, मतलब हार गया, जिसके कारण वहाँ के जनता ने क्रांति कर दी। और 9 जनवरी 1905 ईस्वी को एक बहुत बड़ा समूह मतलब पूरे जनता सब क्या कर दिया, रोटी दो का मतलब काम दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे, लेकिन जार की सेना ने 19 लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। और उस दिन रविवार का दिन मतलब उस दिन मतलब हजारों लोग मारे गए, जिसमें खाली खून ही खून निकल गया, और वो दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसे नाम दिया गया खूनी रविवार। ठीक है। आगे कहता है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, तो हम क्या बतलाएंगे, वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर या आम गरीब लोग शामिल हो, अथवा वैसा समाज जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं, उन्हें सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ये अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो इतना, जैसे मैं कहते वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर या आम गरीब लोग शामिल होते हैं, वो याद नहीं रहेगा तो इतना सिर्फ ध्यान में रखिएगा, वैसा समाज जिसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अगर याद नहीं होता है तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कि वैसा वर्ग जिसमें समाज के सभी वर्ग क्या होते हैं, शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है।
अब आगे सुनिए 7 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो हम ये बतलाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से लेकर के 1945 या 45 तक शायद हुआ था, नहीं शायद 44 या 45 के आसपास हुआ था। तो सुनिए, कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला युद्ध, जो एक दूसरे को हराने के लिए नहीं, मतलब एक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चला युद्ध जो एक दूसरे को हराने के लिए नहीं बल्कि नीचा दिखाने के लिए युद्ध किया गया। ठीक है, यह युद्ध किया गया। ठीक है, इसी युद्ध को फिर से सुनिए, कहते कि एक दूसरे को हराने के लिए नहीं बल्कि नीचा दिखाने के लिए किया गया। यह युद्ध को शीत युद्ध कहते। इस युद्ध को क्या कहते? शीत युद्ध कहते। यह आमने सामने युद्ध नहीं हुआ, लेकिन सभी को दो समूह में बांट दिया। ये देखिए, आमने सामने नहीं होकर के, और इसमें आमने सामने नहीं होकर के सिर्फ एक दूसरे को हराने के लिए। फिर से सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? आपको नहीं पता है तो कैसे जवाब दीजिएगा? कहिएगा कि वैसा युद्ध जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब एक दूसरे को मारना नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना था कि तुम हमसे कमजोर है, हम तुमसे मजबूत है, बस इसलिए युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, लिखा हुआ है रूस क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। मतलब रूस में मतलब क्रांति का दो कारण क्या था? कोई भी दो कारण बतलाइए। तो हम ये बतलाएंगे कि पहला बतलाएंगे कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार जो शासक था उससे वहाँ की जनता क्या रहता था? निरंकुश रहता था, मतलब खुश नहीं रहता था। और वो जो भी शासन करता था अयोग्य शासन करता था। अयोग्य मतलब जिससे जनता कभी खुश नहीं रहता था, उस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा बतलाएंगे मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। मतलब वहाँ के क्या क्या कारण था? तो बतलाएंगे जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, और दूसरा बतलाएंगे मजदूरों की दयनीय स्थिति। दयनीय मतलब कथी? उसको काम अधिक करवाया जाता था, मूल्य कम दिया जाता था। तो फिर से इसको हम कैसे बतलाएंगे? ऐसे बोलेंगे जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। अब क्यों था? तो बतलाएंगे कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। ठीक है, कहता है जिसमें राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे आम लोगों को सुख, मतलब जो वहाँ के शासक था, ठीक है, 1917 ईस्वी में क्या करता था? क्या किया कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश जारशाही व्यवस्था कायम थी। और कहता है राजतंत्र अपना विशेष, मतलब जो वहाँ के राजा था वो अपना विशेष अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और उसे आम लोगों के, मतलब जनता के सुख दुख की कोई चिंता भी नहीं था। और दूसरा बतलाएंगे कि मजदूरों की दयनीय स्थिति, तो कहेंगे रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, मतलब बहुत खराब था। कहता है उन्हें काम अधिक करना पड़ता था और मजदूरी क्या होता था? कम मिलता था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है? 9 नंबर लिखा हुआ है, डांडी यात्रा क्या है? तो हम बतलाएंगे डांडी यात्रा का उद्देश्य। डांडी यात्रा क्या होता है? या इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डांडी यात्रा क्या है या डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो हम ये बतलाएंगे डांडी यात्रा का उद्देश्य, हम क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो हम क्या बतलाएंगे डांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर, नमक का मतलब जो नमक बना अभी हम लोग खा रहे हैं, उस पर पहले क्या करता था? वो अंग्रेज के द्वारा दिया जाता। ठीक, मतलब अंग्रेज उस पर क्या करता था? टैक्स लेता था। ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया नमक के द्वारा क्या करता था? वो टैक्स लेता था। तो सुनिए, वो जो टैक्स लेता था यानी कर लेता था, टैक्स को ही बोलते कर, तो उसको ख़त्म करना था। तो हम ये बतलाएंगे कि डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य? तो हम बतलाएंगे डांडी यात्रा का उद्देश्य
समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून खत्म करना था। समुद्र के पानी से क्या करना था, नमक बना करके, और नमक पर जो कानून था उसे ख़त्म करना था, जिसमें 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी जिसमें 1930 ईस्वी में गांधी जी 78 अनुयायी लोगों के साथ, 78 मजदूर लोगों के साथ, यानी जो 78 गो लोग हैं उसके साथ कहते हैं कि 12 मार्च से लेकर के, कब, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, यानी 24 दिन तक नमक बनाने का कार्य किया। उन्होंने क्या दिन तक किया, 24 दिन तक के, यानी 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक किया। ठीक है, कहता है नमक बनाए, और इसमें साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे पहुंचकर क्या किए, कब से कब तक, तो बतलाएंगे कि 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, यानी 24 दिनों तक 24 दिनों तक नमक बनाने का कार्य किया गया। इसमें साबरमती आश्रम से, कहाँ से चले थे तब बतलाएंगे, इसमें साबरमती आश्रम से समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया था। इसे दांडी यात्रा या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इतना याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या उद्देश्य था, बतलाइएगा कि नमक कानून तोड़ना था या नमक कानून ख़त्म करना था। ठीक है, उसके बाद कहिएगा कि इसमें अंग्रेज द्वारा अधिक टैक्स लिया जाता था, जिसके कारण गांधी जी ने 78 लोगों के साथ जाकर के खुद के हाथों से नमक बना करके और नमक पर जो कानून था उसको समाप्त कर दिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है साम्यवाद क्या है। आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साम्यवाद क्या है, तो हम ये बतलाएंगे, देश में सभी लोगों के लिए आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार देना या प्राप्त करना ही साम्यवाद कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साम्यवाद क्या है, तो आप ये बतलाइएगा कि देश में सभी लोगों के लिए आर्थिक या राजनीतिक, मतलब सभी लोग जितना भी रहे, इतना याद रखिएगा ना कि साम्यवाद क्या है, तो बतलाएंगे कि देश के सभी लोगों को सभी क्षेत्र में अधिकार देना ही साम्यवाद कहलाता है। नहीं तो अच्छा से लिखना है तो ऐसे लिखिएगा, देश में सभी लोगों के लिए आर्थिक या राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार देना या प्राप्त करना ही साम्यवाद कहलाता है। कोई दिक्कत है? अब आगे सुनिए, आगे लिखा हुआ है, हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य है, तो हम कहेंगे यह आंदोलन का उद्देश्य जिनेवा, मतलब बतलाएंगे यह आंदोलन जिनेवा समझौता को लेकर हुआ था। हुआ आंदोलन क्यों हुआ था, तो हम बतलाएंगे कि यह समझौता जिनेवा, मतलब हुआ आंदोलन क्यों हुआ था, तो हम बतलाएंगे कि यह आंदोलन जिनेवा समझौता को लेकर हुआ था। ठीक है, कहता है इसमें फ्रांसीसियों के विरोध धार्मिक वर्ग के लोगों द्वारा चलाया गया था। ये कुछ गड़बड़ लगता है इसमें, देखिए ये ऐसे लिखा होना चाहिए, यहाँ पर कहेंगे कि हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य है, तो हम क्या बतलाएंगे, यह आंदोलन का उद्देश्य, मतलब यह आंदोलन जिनेवा समझौता को लेकर हुआ था। ठीक है, और कहता है फ्रांसीसियों के विरोध में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रांसीसियों के विरोध में। ठीक है, कहेंगे यह आंदोलन का उद्देश्य जिनेवा समझौता को लेकर, ये कुछ यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यह आंदोलन जिनेवा समझौता को लेकर फ्रांसीसियों के विरोध में धार्मिक वर्ग के लोगों द्वारा चलाया गया था। हुआ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो बतलाएंगे धार्मिक वर्ग के लोगों द्वारा चलाया गया था, लेकिन यह आंदोलन ने काफ़ी आक्रामक रूप ले लिया, मतलब इसमें बहुत सारे नुकसान हुए। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हुआ आंदोलन से आप, मतलब हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो हम ये बतलाएंगे यह आंदोलन का उद्देश्य जिनेवा समझौता को लेकर, नहीं सटीक नहीं बैठता है, कहेंगे यह आंदोलन जिनेवा समझौता को लेकर हुआ था। कहेंगे कि इसमें फ्रांसीसियों के विरोध में धार्मिक वर्ग के लोगों के द्वारा यह चलाया गया था, लेकिन यह आंदोलन ने काफ़ी आक्रामक रूप ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आक्रामक होगा। आगे सुनिए, असहयोग आंदोलन क्या है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन क्या है, तो क्या बतलाइएगा, यहाँ पर ऐसे बतलाइएगा कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पर लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन क्या है, तो हम क्या बतलाएंगे,
कहेंगे कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को असहयोग करना था। असहयोग आंदोलन का क्या उद्देश्य रहा है तो हम बतलाएंगे कि सिर्फ इतना याद रखिएगा, असहयोग मतलब सहायता नहीं करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हम बतलाएंगे कि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज को असहयोग करना था। ठीक है, कहता यानी विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना था। जैसे शराब की दुकानों पर धरना दिए, मतलब भारत के जो लोग थे वो क्या किए, असहयोग जो आंदोलन में शामिल हुए थे वो सब क्या किए, तो बतलाएंगे कि शराब की दुकानों पर धरना दिए, विदेशी कपड़ों को जलाया गया, जो विदेशी कपड़ा था उसको क्या किया गया, जलाया गया। फिर 1921 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी के मध्य विदेशी कपड़ों की आयात आधा हो गया। आयात मतलब बिक्री क्या हो गया, सिर्फ सोझे आधा हो गया। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के बाद वापस लिया गया। चौरी चौरा कांड का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। चौरी चौरा कांड क्या होता है, तो हम ये बतलाएंगे कि एक जगह था, ठीक है, मान लेते हैं एक जगह का नाम था जिसको बोलते हैं चौरी चौरा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर देख लीजिए ये एक थाना है, ठीक है, ये क्या था, एक थाना था। और इसी रास्ते से मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं एक रेलवे स्टेशन गुजरता था, ठीक है, और यहाँ पर इसी रेलवे स्टेशन से वो अंग्रेज आया था और भारत के लोग वहीं पर था, और किसी कारणवश वहाँ पर अंग्रेज के आदमी से झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण अंग्रेज सब क्या करने लगते, एक दूसरे से लड़ने लगते। तो भारत के लोग मतलब अंग्रेज की संख्या उस टाइम यहाँ पर बहुत कम थी और वहाँ पर भारत के लोग बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण अंग्रेज लोगों को भारत के लोग क्या करने लगे, मारने लगे, जिसके कारण ये भाग कर के इस थाना में आ गया और अंदर से ही थाना को लॉक कर लिया, जिसके कारण वहाँ की मतलब अंदर से ही लॉक कर लिया और मजाक उड़ाने लगा कि अब मार के दिखाओ, अब मार के दिखाओ। लेकिन भारत के लोग क्या किए, पूरे थाना को मिट्टी तेल छीट करके और आग लगा दिए, जिसमें टोटल 22 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। इस जगह का नाम था चौरी चौरा, इसीलिए इस घटना को क्या नाम दिया गया, चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो अब समझ आ गया। तो देखिए लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, असहयोग आंदोलन क्या था, हम क्या बतलाएंगे। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को असहयोग करना था, यानी विदेशी वस्तुओं का क्या करना था, बहिष्कार करना था। जो शराब की दुकानों पर धरना दिए, उसके बाद विदेशी कपड़ों को जलाया गया और 1921 ईस्वी से 1922 ईस्वी के मध्य विदेशी कपड़ों की आयात आधा हो गया। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया। ठीक है, अब आगे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो हम ये बतलाएंगे कि देख लीजिए, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको कंफर्म है कि ये याद रखिएगा, पूरा पढ़ाते चलते और बतला देते, कम से कम ये पूर्ण रूप से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला नंबर तो राष्ट्रवाद को याद रखिएगा। उसके बाद 1848 की क्रांति, मेजनी कौन था ये याद रखिएगा। अक्टूबर क्रांति क्या है, खूनी रविवार याद रखिएगा। ये सब जान लीजिए, ये सभी पूछा ही जाता है। 1 से लेकर के 20-25 तकला जितना भी पढ़ाएंगे उसको कन्फर्म है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद वाला थोड़ा सा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ना भी रखिएगा तो कोई जरूरी नहीं कि नहीं पूछेगा, वो सब कम पूछ रहे। ठीक है,
देखिए क्या लिखा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। तो हम क्या बतलाएंगे, हम ये बतलाएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं आता है तो क्या लिखेंगे, कहेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला बतलाएंगे कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। मतलब यह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सामाजिक आंदोलन मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक अधिकार का विस्तार किया। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको समाज में भी क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। ठीक है। दूसरा बतलाएंगे कि इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। मतलब इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को क्या कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया। ठीक है। आगे बतलाएंगे इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला सभी क्या कर किया, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है, इस आंदोलन ने श्रमिकों एवं कृषि आंदोलन को भी प्रभावित किया। ये जो आंदोलन था वो क्या किया, तो हम ये बतलाएंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह श्रमिक एवं कृषक लोगों को भी क्या कर दिया, प्रभावित किया। ठीक है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ। लिखा हुआ है 14 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो हम बतलाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में की गई। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में। ठीक है। किसने, फिर से सुनिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने, मतलब कौन, तो A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को गोकुलदास, कहाँ पर, A.O. ह्यूम ने न किया। कब किया तो बतलाएंगे 28 दिसंबर कब, 1850 ईस्वी को दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई में की गई थी। ठीक है, उसके द्वारा। अब आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है उसका वर्णन करता है संक्षेप में करने के लिए। तो हम क्या बतलाएंगे, हम कहेंगे पंजाब के अमृतसर में, कहाँ, क्या बतलाएंगे, हम ये बतलाएंगे कि पंजाब के अमृतसर में 2 स्थानीय नेता, मतलब फिर से सुनिए, कहेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर आप क्या बतलाइएगा, ऐसे बतलाइएगा कि पंजाब के अमृतसर में 2 स्थानीय नेता, कितने स्थानीय नेता, 2 स्थानीय नेता, जिसका नाम है डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, किसके गिरफ्तारी के विरोध में, तब बतलाएंगे किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में, जगह का नाम है जलियांवाला बाग में, एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। कहाँ पर बुलाया गया था, तो हम बतलाएंगे जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहाँ जिला मजिस्ट्रेट, जिसका नाम है जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी की शांतिपूर्वक चल रहे सभा पर गोली चला दी। क्या कर दी, गोली चला दी, जिसमें लगभग हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। और इस स्थान का नाम जलियांवाला बाग था, इसलिए, मतलब इस स्थान का नाम जलियांवाला बाग था, इसलिए इस घटना को क्या कहा गया, इसीलिए इस स्थान पर नाम जलियांवाला बाग हत्या का नहीं, यहाँ पर बतलाएंगे इस स्थान का, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, तो हम ये बतलाएंगे इस स्थान का नाम जलियांवाला बाग था, इसीलिए इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे आप बतलाइएगा। फिर से एक बार सुनिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करने के लिए कहेगा, तब बतलाइएगा पंजाब के अमृतसर में 2 स्थानीय नेता, जिसका नाम है डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, मतलब दोनों शासक को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल
अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग सभी लोग आए थे और वहाँ पर कहता है जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी की शांतिपूर्वक चल रहे सभा पर क्या कर दिया, गोली चला दिया, जिसमें लगभग हजारों लोग क्या हो गए, मारे गए। और इस स्थान का नाम जलियांवाला बाग था, इसलिए इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे 16 नंबर का आता है सलम पद्धति क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सलम पद्धति क्या है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन है कि सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई अथवा गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सलम पद्धति क्या है अथवा गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यही ना क्वेश्चन है। तो हम ये बतलाएंगे, कहेंगे कि सलम पद्धति की शुरुआत क्या बतलाएंगे, सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो हम ये बतलाएंगे कि मजदूर के रहने के छोटे गंदे बस्ती जहाँ किसी चीज़ की अच्छी सुविधा नहीं है, कच्चे घर, भीड़ ज़्यादा तथा साफ सफाई की कमी है, वैसे बस्ती को सलम पद्धति या सलम मतलब गंदी बस्ती कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सलम पद्धति क्या होता है, तो बतलाएंगे कि मजदूर के रहने के लिए छोटे स्थान, जहाँ पर मजदूर सब जो फैक्ट्री में काम करता है उसके लिए रहने का छोटा स्थान न होगा, उसके बाद गंदी बस्ती था, मतलब पूरी गंदा है, कचरा भरा हुआ है, कचरा अधिकतर है। ठीक है, और जहाँ किसी चीज़ की अच्छी सुविधा नहीं है, ठीक है, न बिजली का उपाय है, न कोई भी चीज़ का सुविधा नहीं है। उसके बाद कहेंगे कच्चे घर है, जहाँ पर घर क्या है, कच्चे मतलब पक्का का बना हुआ नहीं है। उसके बाद भीड़ ज़्यादा रहता है तथा साफ सफाई की कमी है। ठीक है, वैसे बस्ती को सलम पद्धति या गंदी बस्ती कहते हैं। ठीक है, कहते हैं सलम बस्ती का निर्माण फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों के द्वारा किया गया था। सलम बस्ती का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो जो व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहे थे उन मजदूरों के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मेटरनिख युग क्या है। तो हम बतलाएंगे मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ऑस्ट्रेलिया का क्या था, चांसलर था। हम ये बतलाएंगे कि मेटरनिख युग क्या है, तो बतलाएंगे मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, मतलब वो चांसलर मतलब शासक यानी राजा था। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है, क्या बतलाएंगे, मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वह राजतंत्र में विश्वास रखता था। राजतंत्र मतलब जहाँ पर राजा के द्वारा शासन किया जाता है, ठीक है, उसमें वो विश्वास रखता था। और 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक उसने ऑस्ट्रेलिया पर क्या किया, राज किया। हम ये बतलाएंगे कि 1815 ईस्वी से 1848 तक उसने ऑस्ट्रेलिया पर राज किया। कौन, द मेटरनिख। ठीक है, कहता है कि 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक उसने ऑस्ट्रेलिया पर राज किया। कहता है इस काल को ही मेटरनिख युग कहा जाता है। मतलब 1800, फिर से सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटरनिख युग क्या होता है, बतलाइएगा। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वह राजतंत्र में विश्वास रखता था, मतलब राजा के द्वारा जो शासन किया जाता था उसमें वो विश्वास रखता था। और उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पर 1815 से लेकर के 1848 तक उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पर राज किया। और इसी काल को मेटरनिख युग कहा जाता है। और बतलाएंगे कि मेटरनिख क्रांति का कट्टर शत्रु और क्रांति विरोधी का समर्थक, मतलब अगर कोई क्रांति करता था तो उसका वो क्या बन जाता था, एकदम शत्रु था, कट्टर शत्रु था। ठीक है, और जो क्रांति का विरोध करता था उसका समर्थन करता था, मतलब उसका साथ देता था। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग का नाम क्या है। ये तो यथी का आ गया, क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल, मतलब हम ये बोलते हैं कि ये राजनीति का क्वेश्चन आ गया। फिर भी चलिए कोई दिक्कत ना, हम पढ़ लेते। कहता है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें, तो बतलाएंगे ग्राम पंचायत के निम्नलिखित अंग है। पहला ग्राम सभा, मुखिया, और बाद ग्राम पंचायत,
ग्राम पंचायत ही नहीं, आगे लिखा है ग्राम रक्षा दल, उसके बाद ग्राम कचहरी। ठीक है, अब आगे सुनिए, कहता है गिरमिटिया मजदूर, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। तो सुनिए, कहेंगे यूरोपीय यूरोपीय देश में निश्चित समय के लिए भारत से, हम क्या बतलाएंगे, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो क्या बतलाएंगे कि यूरोप देश में निश्चित समय के लिए भारत से, कहाँ से, भारत से आए मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। इन्हें मजदूरी भी कम दिया जाता था। जो गिरमिटिया मजदूर किसको कहते हैं, तो भारत से ले गया कहाँ, यूरोप देश में। ठीक है, और कुछ समय के लिए ले गया था, निश्चित समय के लिए। ठीक है, और इसीलिए फिर से सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, तो हम ये बतलाएंगे कि गिरमिटिया मजदूर यूरोपीय देश में मतलब निश्चित समय के लिए भारत से ले गए मजदूर, मतलब भारत से आए मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। कहेंगे इन्हें मजदूरी भी कम दिया जाता था। ठीक है, अब आगे कहता है विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम बतलाएंगे कि वर्ष 1929 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी हुई। आर्थिक मंदी कब हुआ, तो 1929 से लेकर के 1930 ईस्वी तक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, आर्थिक मतलब रुपया पैसा में जो गिरावट आया। ठीक है, तब बतलाएंगे कि वर्ष 1929 से लेकर के 1930 ईस्वी तक विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी हुई थी, जिसका भारतीय उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा, मतलब भारतीय उद्योग धंधा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो क्या बतलाएंगे कि पहला तो हो गया, क्या बतलाएंगे, पहला हो गया कि व्यापार में गिरावट आ गया। क्या हो गया, पहला बतलाएंगे कि व्यापार में गिरावट आ गया। दूसरा, कृषि उत्पादन में मूल्य में कमी आ गया, मतलब जो कृषि मतलब खेत में जो किसान उपजाते थे उसके उत्पादन से जो प्राप्त होता था उसका मूल्य कम दिया जाने लगा। उसके बाद बंगाल का पटसन उद्योग भी क्या हो गए, नष्ट हो गए। जो बंगाल में पटसन उद्योग था वो भी क्या हो गए, मतलब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। उसके बाद बतलाएंगे भारत में सोने का निर्यात बढ़ गया। भारत में क्या हो गया, सोने का निर्यात बढ़ गया, मतलब निर्यात मतलब रेट बढ़ गया। ठीक है, अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है शहर ने किन नई समस्या को जन्म दिया, मतलब शहर में कौन कौन से समस्या होने लगा। तो हम बतलाएंगे कि शहर ने कई नई समस्या को जन्म दिया। पहला नंबर तो बतलाएंगे कि शहर में प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगा। उसके बाद यातायात की समस्या, मतलब यातायात मतलब कथी, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलने से रोड जाम होने लगा या जो भी होने लगा, तो इसको बोलेंगे यातायात की समस्या हो गया। मतलब यातायात मतलब कोई ना कोई दुर्घटना होने लगा। ठीक है, आगे कहेंगे आपराधिक प्रवृत्ति, मतलब ये सब शहर में आपराधिक प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बतलाएंगे गंदी बस्ती का उदय हुआ। शहर ने कौन नई समस्या को जन्म दिया, तो कहेंगे कि गंदी बस्ती का उदय भी हुआ, यानी निर्माण भी हुआ। उसके बाद बतलाएंगे जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, जनसंख्या में भी क्या होने लगा, वृद्धि होने लगा। ठीक है, तो यही सब है जो शहर में मतलब शहर ने नई समस्या को जन्म दिया। ठीक है, अब आगे सुनिए, कहता है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में क्या अंतर है लिखे। तो हम क्या बतलाएंगे, ग्रामीण जीवन अगर कोई में भी अंतर पूछे ना, आपको नहीं आता है तो कहिएगा, जिसमें पूछा जाएगा कहिएगा इसमें निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, एक तरफ एक का नाम लिखिएगा, दूसरे तरफ दूसरे का नाम लिखिएगा, और उसमें उसके बारे में जो भी परिभाषा जानते होंगे थोड़ा बहुत क्या कीजिएगा, अपना लिखिएगा, तो जरूर है कि नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में क्या अंतर है, तो बतलाएंगे ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के निम्नलिखित मतलब जीवन के बीच निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन है, तो हम एक तरफ लिखेंगे क्या, ग्रामीण जीवन, और दूसरे तरफ लिखेंगे नगरीय जीवन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ग्रामीण जीवन में बतलाएंगे कि यह कृषि पर आधारित व्यवस्था होता है, मतलब जो ग्रामीण जीवन होता है अक्सर उसमें लोग क्या होते हैं कि मतलब कृषि पर आधारित होते हैं। उसके बाद नगरीय जीवन में कहेंगे कि नगरीय जीवन में उद्योग पर आधारित होते हैं, उद्योग धंधा पर। ठीक है, आगे हम ये बतलाएंगे कि ग्रामीण जीवन में संयुक्त परिवार होते हैं, मतलब ग्रामीण जीवन में अक्सर देखिएगा तो
हमेशा सब की बात नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग क्या होते हैं, संयुक्त परिवार रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं। उसके बाद बतलाएंगे कि नगरीय जीवन में संयुक्त परिवार नहीं होता है। नगरीय जीवन में अक्सर जाइएगा तो बहुत सारे परिवार एक साथ नहीं होते हैं, तो इसीलिए कहेंगे कि नगरीय जीवन में संयुक्त परिवार नहीं होता है। अगला बतलाएंगे ग्रामीण जीवन प्राकृतिक से जुड़ा होता है। जो ग्रामीण जीवन होता है वो प्राकृतिक से जुड़ा होता है, नगरीय जीवन प्राकृतिक से जुड़े हुए नहीं होते, मतलब बहुत कम होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लौह एवं रक्त की नीति क्या है, तो हम क्या बतलाएंगे, लौह एवं रक्त की नीति नीति बिस्मार्क के द्वारा चलाया गया था। लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा चलाया गया था, तो हम बतलाएंगे किसके द्वारा। तो हम ये फिर से सुने, कहेंगे कि लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क के द्वारा चलाया गया था। इन नीति के अनुसार बिस्मार्क सैनिकों की सहायता से इटली का एकीकरण करना चाहता था। मतलब जो भी क्या नाम है, हम ये बतलाना चाहते, बिस्मार्क जो था वो क्या किया था, तो सैनिकों की सहायता से सैनिक को समझा रहा था कि जो नहीं मान रहा था उसको क्या नहीं करो, लौह निकालो और क्या करो, तो रक्त निकाल दो। ठीक है, तो यही सोच करके लौह एवं इसका नाम दे दिया गया लौह एवं रक्त की नीति। तो कहता है कि क्या कहता है कि इस नीति के अनुसार बिस्मार्क सैनिकों की सहायता से इटली का क्या करना चाहता था, एकीकरण करना चाहता था। ठीक है, अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। अब आगे देखिए, लिखा हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो हम क्या बतलाएंगे, कहेंगे कि उद्योग के क्षेत्र में मानव के बदले मशीन से उत्पादन किए जाने लगा, जिसमें मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ गई, जिसके कारण आंदोलन हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति किसको कहते हैं, तो आप क्या बतलाइएगा, कहिएगा कि उद्योग के क्षेत्र में मानव के बदले मशीन से उत्पादन किए जाने लगा, जिससे मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ गई, जिसके कारण आंदोलन हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि उद्योग धंधा में क्या होने लगा, मतलब उद्योग धंधा में क्या होने लगा, उद्योग धंधा में हाथ के बदले यानी मजदूर के बदले मशीन से कार्य किया जाने लगा, जिसके कारण मजदूरों ने क्या कर दिया, आंदोलन किया, जिसे औद्योगिक आंदोलन कहते। ठीक है, अब आगे देखिए 25 नंबर में लिखा हुआ है मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो हम बतलाएंगे 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खान ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था, तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खान ने किया था। इस लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो बतलाएंगे मुसलमान भाइयों को प्रत्येक क्षेत्र में उचित अधिकार और सम्मान दिलाना था। क्या दिलाना था, सम्मान। फिर से सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो हम क्या बतलाएंगे, हम ये बतलाएंगे कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खान ने किया। इस लीग की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों को प्रत्येक क्षेत्र में उचित अधिकार और सम्मान दिलाना था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुआ, तो हम बतलाएंगे कि मुस्लिम को क्या करना था, कि हर क्षेत्र में मुसलमान को क्या करना था, उचित अधिकार दिलाना था और सम्मान दिलाना था। अब आगे कहता है विश्व बाजार किसे कहते, तो बतलाएंगे वैसा बाजार जहाँ दुनिया की सभी वस्तुएं आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जहाँ पर मान लीजिए सभी लोगों के लिए दुनिया की सभी वस्तु खरीदने के लिए क्या हो, उपलब्ध हो, तो उसको क्या कहेंगे, विश्व बाजार कहेंगे। आगे लिखा हुआ है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि हमारे जीवन में अर्थ मतलब धन दौलत यानी रुपया पैसा, तो कहेंगे कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, तो हम बतलाएंगे हमारे जीवन में
आर्थिक यानी धन के लिए आए संकट को आर्थिक संकट कहते हैं। हमारे जीवन में अर्थ मतलब समझते हैं, रुपया पैसा में आए संकट को क्या कहेंगे, आर्थिक संकट कहते हैं। यह कमाने के मुख्यतः 3 आधार है, यानी आर्थिक मतलब रुपया कमाने के कितने आधार है, तो 3 आधार है। कहता है पहला कृषि, उद्योग और व्यापार। मतलब आर्थिक मतलब रुपया पैसा कमाने का 3 अधिकार है, कौन कौन, तो हम पहला नंबर बतलाएंगे कृषि से, दूसरा बतलाएंगे उद्योग से, उसके बाद बतलाएंगे व्यापार से। ठीक है, कहेंगे यदि इन तीनों में से किसी एक को भी क्षति होती है तो आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्थिक संकट क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो बतलाएंगे हमारे जीवन में अर्थ मतलब धन के में आए संकट को आर्थिक संकट कहते हैं। यह अर्थ कमाने का मुख्यतः 3 आधार है, कौन कौन है, तो कहेंगे कृषि, उद्योग और व्यापार है। यदि इन तीनों में से किसी एक को क्षति होती है तो आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब 27 नंबर के बाद आगे देखिए 28 नंबर है, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, अथवा खिलाफत आंदोलन का क्या उद्देश्य है, तो हम बतलाएंगे खिलाफत आंदोलन मुख्य तौर पर मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, हम बतलाएंगे खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किसके द्वारा कहेंगे खिलाफत आंदोलन मुख्य तौर पर मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक मतलब राजनीतिक में धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या बतलाएंगे, इस आंदोलन का उद्देश्य सलाम क्या बतलाएंगे कि इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खिलाफा पद को फिर से स्थापित करने के लिए अंग्रेज पर दबाव बनाया गया था। मतलब खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, तो बतलाएंगे कि एक मुस्लिम लोगों था जिसका एक शासक था जिसका नाम था खिलाफत पद। ठीक है, उस पर क्या किया गया था, हटाया गया था, जिसके कारण मुस्लिम सब ने क्या किया, फिर से मतलब आंदोलन करके, ठीक है, और उसको फिर से वो क्या करता था, अंग्रेजों पर दबाव बना रहा था कि फिर से खिलाफत क्या लिखा हुआ है, मतलब इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खिलाफा पद को फिर से स्थापित करने के लिए अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज पर क्या किया गया था, दबाव बनाया गया था। ठीक है, और कहता है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड के हाथों जब तुर्की की पराजय हुई तो तुर्की के शासक को पद से हटा दिया गया था, जिसका मुसलमान समुदाय जमकर के खिलाफ किया। इसे ही खिलाफत आंदोलन के नाम से नाम दिया गया। इसे ही क्या नाम दिया गया, खिलाफत आंदोलन के नाम दिया गया। अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा रॉलेट एक्ट क्या था, अथवा रॉलेट एक्ट कानून से आप क्या समझते हैं, तो हम बतलाएंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो हम ये बतलाएंगे कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए क्या बतलाएंगे कि रॉलेट एक कानून का नाम था। ठीक है, मतलब रॉलेट नहीं, सुनिए लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट क्या था, अथवा रॉलेट एक्ट कानून से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधि को देखते हुए। मतलब अगर क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रहा तो इसको देखते हुए सर सिडनी रॉलेट एक अंग्रेज था, ठीक है, जिसका नाम है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, मतलब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह एक कानून बनाया गया था। कहता है इस कानून में बिना किसी वारंटी के, मतलब कोई भी बिना वारंटी के किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह या शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून को बिना वकील और बिना दलील वाला कानून के नाम से या काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए, हम ये बोलना चाहते हैं कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून बना, रॉलेट एक्ट में क्या किया गया, बढ़ती हुई क्रांतिकारी, मतलब लग रहा था कि क्रांति बढ़ रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति है जिसका नाम है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक कानून बनाया गया। ठीक है, कहता है जिसमें कानून में
तो आगे सुनिए इसमें क्या कहता है। रॉलेट लिखा हुआ है, रॉलेट एक्ट क्या है अथवा रॉलेट एक्ट कानून से आप क्या समझते हैं। तो हम ये बतलाएंगे कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधि को देखते हुए, मतलब क्रांति अगर समाज में लग रहा था कि बढ़ने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए एक रॉलेट एक्ट, मतलब सर सिडनी, जिसका पूरा नाम है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून को क्या किया गया, बनाया गया। और कहता है कि इस कानून में बिना वारंटी, मतलब कोई भी सबूत नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसको शक हो गया कि वो तुम मतलब कोई गलती किया है, तो मतलब कोई नीति मतलब कोई भी मतलब उसको अगर शक हो गया, संदेह हो गया कि वो कोई हमारे प्रति क्रांति करने वाला है, तो उसको क्या किया करता था, गिरफ्तार करके गिरफ्तार कर लिया करता था। ठीक है। और कहता है इस कानून को बिना वकील वाला, मतलब इसके लिए कोई वकील नहीं होगा, और बिना दलील वाला या काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अब आगे सुनिए 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो हम ये बतलाएंगे कि हाथ से लिखे पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। जो हाथ से लिखा गया पुस्तक है उसको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। कहता है छापाखाना के विकास के पहले साहित्य को हाथ से लिख कर के एक पुस्तक का रूप दिया गया। फिर से सुनिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पांडुलिपि क्या है, तो हम बतलाएंगे हाथ से लिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। कहता है छापाखाना के विकास के पहले साहित्य को हाथ से लिख कर के एक पुस्तक का रूप दिया गया। जिस प्रकार आज हम कविता का प्रयोग अध्ययन के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह पुराने समय में पांडुलिपि का प्रयोग होता था। मतलब जब मान लेते हैं कि जब प्रिंटर का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है, तो पहले के ज़माना में क्या किया जाता था, हाथ से लिख कर के कोई भी चीज़ दिया जाता था, तो लिखा हुआ हाथ से लिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि किसको कहते हैं, तो हाथ से लिखित पुस्तक को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहा जाता है। और कहता है छापाखाना के विकास के पहले, छापाखाना मतलब समझते हैं, जब से छापाखाना के विकास, मतलब कहता है छापाखाना के विकास के पहले साहित्य को, मतलब रचना को हाथ से छाप पर की, मतलब हाथ से लिख करके पुस्तक का रूप दिया जाता है। ठीक है। कहता है जिस प्रकार आज हम कविता का प्रयोग अध्ययन के लिए करते हैं, ठीक उसी तरह पुराने समय में पांडुलिपि का प्रयोग होता था। ठीक है। अब आगे सुनिए, लिखा हुआ है बाइबिल किसे कहते हैं। कहेंगे कि बाइबिल के बारे में संक्षेप में लिखे, तो हम ये बतलाएंगे बाइबिल ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। जिस तरह से हिंदू धर्म का क्या होता है, तो गीता कहे, उसके बाद क्या बोलते हैं, गीता कहे, उसके बाद रामायण कहे, या मुस्लिम धर्म के लिए कहते हैं कि कुरान कहे, ये सब है। ठीक है। उसी तरह कहता है कि बाइबिल क्या है, तो बतलाएंगे बाइबिल ईसाई धर्म, ठीक है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल क्या है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इस ईसाई धर्म के विशेष रूप से ईसा मसीह का जिक्र किया गया है। इस बाइबिल में किसका जिक्र किया गया है, किसके बारे में बतलाया गया है, तो बतलाएंगे कि बाइबिल में ईसा मसीह का जिक्र किया गया है, ईसा मसीह के बारे में बतलाया गया है। ठीक है। कहता है यह धर्म ग्रंथ गुटेनबर्ग के द्वारा छपाई हुई थी। जो बाइबिल है वो किसके द्वारा छपाया गया था, तो हम बतलाएंगे गुटेनबर्ग के द्वारा। कहता है हालांकि इसके प्रकाशन का तारीख अंकित नहीं, मतलब ये कब छपाया बाइबिल, इसका कोई तारीख अंकित नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है गुटेनबर्ग कौन थे। ठीक है। तो हम गुटेनबर्ग कौन थे, उसने मुद्रण कला की में क्या भूमिका निभाई, तो हम बतलाएंगे गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के एक किसान जमींदार परिवार में घर में हुआ था। गुटेनबर्ग कौन था, तो हम बतलाएंगे कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के एक किसान जमींदार व्यापारी के, मतलब जमींदार व्यापारी के घर में हुआ था। गुटेनबर्ग अपने ज्ञान और अनुभव से, मतलब जो गुटेनबर्ग के लोग थे वो अपने ज्ञान और अनुभव से मुद्रण कला में, मतलब मुद्रा कला में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। और कहता है गुटेनबर्ग के समय में ही मुद्रण कला की, मतलब जो मुद्रा है उसका विकास हुआ।
अब आगे कहता है यंग इंडिया के बारे में संक्षेप में लिखे। तो बतलाएंगे यंग इंडिया एक पत्र का नाम है जिसका संपादन, यंग इंडिया के बारे में संक्षेप में कहेगा तो क्या बतलाएंगे, यंग इंडिया एक पत्र का नाम है जिसका संपादन गांधी जी ने किया था और इस पत्र का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों पर किए जा रहे शासन प्रणाली से मुक्त करना था। ठीक है, कहता है इस पत्र ने कहेंगे कि इस पत्र ने कई बड़े बड़े आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुनिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए यंग इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बतलाएंगे यंग इंडिया एक पत्र का नाम है जिसका संपादन महात्मा गांधी ने किया था और इस पत्र का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों पर किए जा रहे शासन प्रणाली से मुक्त करना था। इस पत्र ने कई बड़े बड़े आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है चंपारण आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं अथवा चंपारण सत्याग्रह के बारे में बतलाइए। ठीक है, और कहेंगे अथवा चंपारण आंदोलन कब हुआ था तथा इसका क्या कारण था। तो हम बतलाएंगे इस आंदोलन की शुरुआत 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। देख लीजिए चंपारण आंदोलन में क्या होता था, क्या हुआ, तो बतलाएंगे इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला से महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। यहाँ के लोगों ने अपने जमीन का लगभग 15% यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील के, मतलब लोगों को 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। किसका खेती करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था, जिसका मूल्य अंग्रेज द्वारा बहुत कम दिया जाता था। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना है जिसका मूल्य अंग्रेज द्वारा बहुत कम दिया जाता था। ठीक है, और कहता है जिसके कारण किसान की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। मतलब जिसके कारण जो भारत के अंग्रेज, मतलब भारत के लोग थे, उसका स्थिति क्या हो गई, दयनीय हो गई, मतलब बहुत खराब हो गई। इस समस्या को लेकर पंडित राजकुमार शुक्ल इस समस्या को लेकर के पंडित राजकुमार शुक्ल नामक किसान 1916 ईस्वी के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन, मतलब कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी से मिले और चंपारण आने के लिए विनती की। गांधी जी सारी समस्या सुनकर चंपारण आए और यहीं से प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह की शुरू, मतलब यह प्रथम जन आंदोलन था और यह सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह मतलब क्या बतलाएंगे कि यह प्रथम जन आंदोलन था और कहेंगे कि यह चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुआ। मतलब यहाँ पर बतलाएंगे कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। यहाँ पर कुछ अधूरा शब्द लिखा हुआ है और कहेंगे यहाँ लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिला। सुन लीजिए, ये याद रहेगा या नहीं रहेगा, जैसे में मान लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपारण आंदोलन क्या होता है, तो आप बतलाइएगा कि इस आंदोलन की शुरुआत 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिला में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कहेंगे यहाँ पर कि एक जितना भी लोग रहते थे, मान लीजिए ये जमीन है, जमीन 100% है ना, तो इसमें से कितना मतलब 15%, जिसको हम लगभग बोल सकते हैं 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में क्या बोलेंगे 3 कट्ठा खेती किसका करना पड़ता था, नील की खेती करना पड़ता था। और नील की खेती करने से क्या होता था, जमीन एकदम बंजर हो जाता था। ठीक है, तो बताइए कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था और उसका मूल्य भी कम दिया जाता था, जिससे किसान की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तो यहाँ के एक राजकुमार शुक्ल नामक किसान का क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान था जो क्या किया, इस समस्या के लेकर के गांधी जी से मिला और गांधी जी उस समय कांग्रेस के अधिवेशन यानी लखनऊ में आए हुए थे। तो उससे मिल करके गांधी जी को ये सारी समस्या सुनाई और ये सभी समस्या सुनने के बाद गांधी जी आए भारत में, मतलब बिहार के
चंपारण जिला में। और ये यहाँ पर आंदोलन प्रथम जन आंदोलन, मतलब इसमें बहुत सारे भारत मतलब यहाँ बिहार के लोग भी थे और उसमें वो भी शामिल हुए और ये आंदोलन करके इस आंदोलन मतलब क्या बतलाएंगे, इस समस्या से छुटकारा दिला, इसलिए इसका नाम क्या बोला गया, ये बिहार के चंपारण जिला में हुआ, इसलिए इसे चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है साम्यवाद क्या है। तो हम बतलाएंगे ऐसी विचारधारा जिसमें उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर समस्त समाज के लिए होता है, उसे साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद क्या होगा, तो हम बतलाएंगे कि ऐसी विचारधारा जिसमें उत्पादन मतलब कोई भी चीज़ का निर्माण करते तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के समस्त व्यक्तियों के लिए मतलब करते हैं, तो उसको क्या बतलाएंगे साम्यवाद कहते हैं। कहते हैं इसमें उत्पादन के साधन एवं पूंजी पर नियंत्रण सरकार या राज्य का होता है, मतलब इस पर नियंत्रण मतलब कोई भी खर्च वर्च या जो भी होता है वो सब उसमें देख रेख कौन करता है, सरकार ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को लिखे। तो हम बतलाएंगे कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को लिखे, तो हम बतलाएंगे मशीन एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया, मतलब बतलाएंगे कि मशीनों एवं नए नए यंत्रों को आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकास किया, जिसके फलस्वरूप उद्योग और व्यापार के नए 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 केंद्रों का जन्म हुआ। कहता है जैसे में कहते हैं क्या लिखा हुआ है, लंका सयर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। देख लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारण को लिखे, बतलाए, मतलब फैक्ट्री के विकास के किन्हीं दो कारण को लिखे, तो बतलाएंगे कि मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को क्या किया, विकसित किया, जिसके फलस्वरूप उद्योग एवं व्यापार में नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी में भारत का मुख्य उद्योग कौन कौन थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे, तो हम बतलाएंगे 18वीं शताब्दी में भारत में वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग एवं जूट उद्योग जैसे कई उद्योग का विकास हुआ और बम्बई सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। फिर से सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए 18वीं शताब्दी में भारत को मुख्य उद्योग कौन कौन थे, तो बतलाएंगे कि 18वीं शताब्दी में भारत में वस्त्र उद्योग, उसके बाद चाय उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग एवं जूट उद्योग जैसे कई उद्योग का विकास हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा बतलाएंगे कि बम्बई सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। मतलब सूती वस्त्र के लिए कौन सा उद्योग मतलब कहाँ पर था, तो हम बतलाएंगे सूती वस्त्र के लिए बम्बई में इसका क्या था, केंद्र था। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है 38 नंबर में स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाले, तो हम बतलाएंगे स्वतंत्र भारत में प्रेस ने बतलाएंगे साहित्य एवं सांस्कृतिक अभिरुचि जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने समाज की नव चेतना पैदा कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए स्वतंत्र भारत में प्रेस ने क्या भूमिका निभाई, तो हम बतलाएंगे स्वतंत्र भारत में प्रेस ने साहित्य मतलब जो भी रचना कहते एवं संस्कृति अभिरुचि जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने मतलब जो छापाते हैं, कोई भी छपाया जाता है कुछ तो उसको प्रेस बोलते हैं, तो कहेंगे प्रेस ने समाज में नव चेतना पैदा कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात कर दिया। आज मान लीजिए प्रेस नहीं होता, छपाई नहीं होता, तो आज कोई विज्ञान इतना आगे तक नहीं बढ़ पाता। ठीक है, 38 नंबर हुआ। अब इसके बाद 38 के बाद लिखा हुआ है 41 नंबर, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स के जन्म एवं सिद्धांत का वर्णन करें। तो हम बतलाएंगे कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में कहीं
क्या बतला, ये 40 नंबर तक ही रहने दे। 38 नंबर है यहाँ, 39 या 40 होता। क्या हम इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि बहुत इस इसका सेकेंड पार्ट भी लेकर के आएंगे। ऐसे तो हम पूरा एक ही वीडियो में बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि वीडियो जल्दी अपलोड नहीं हो पाएगा और आप देख भी नहीं पाएंगे। तो इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। टोटल मान लीजिए 70 क्वेश्चन के आसपास है, जिसमें 38-39 क्वेश्चन कर चुके हैं, और मान लीजिए ना कि इतना 30-35 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो आप इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है।